हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। और आज हमारा टॉपिक है डिहेसेंस ऑफ एंथर यानी परागकोश का स्फुटन। अभी तक अपन ने जो है परागकोश का डेवलपमेंट, परागकोश की स्ट्रक्चर और माइक्रोस्पोरोजेनेसिस यानी लघु बीजाणुओं का निर्माण और लघु बीजाणु जो है एक टेट्राड में किस तरह से व्यवस्थित रहते हैं यहाँ तक पढ़ लिया। हमने पिछले वीडियो में पढ़ा था कि जो लघु बीजाणु है वो 4 के समूहों में टेट्राड में यानी लघु बीजाणु चतुष्क के रूप में व्यवस्थित रहते हैं। बाद में ये जो समूह बनता है इनके मध्य जो भित्ति पाई जाती है वो भित्ति थी केलोस की भित्ति, केलोस की परत के द्वारा आपस में जुड़े थे। और ये केलोस की जो वॉल होती है ये वॉल टेपिटम की सेल्स के द्वारा एक केलेस एंजाइम स्रावित किया जाता है। उस केलेस एंजाइम के सीक्रेशन की वजह से केलेस एंजाइम क्या करता है, केलोस की वॉल को नष्ट कर देता है, उसको तोड़ देता है। और जो लघु बीजाणु माइक्रोस्पोर या फिर जो पोलन ग्रेन है वो क्या हो जाते हैं, मुक्त हो जाते हैं। अब लघु बीजाणु धानी में मुक्त होने के बाद में जो लघु बीजाणु धानी है उससे या फिर परागकोश से लघु बीजाणु या पोलन ग्रेन जो है बाहर कैसे आते हैं, यानी परागकोश का स्फुटन कैसे होता है और किस तरह से जो परागकण है वो परागकोश से बाहर वायुमंडल में आते हैं। तो आज का हमारा टॉपिक है परागकोश का स्फुटन, यानी परागकोश का स्फुटन किस प्रकार से, कहाँ से, कैसे होगा और उससे परागकण जो है वो किस तरह से मुक्त होंगे वायुमंडल में। तो जब ये जो परागकोश है या एंथर है, परागकोश जब परिपक्व हो जाता है तो परिपक्व परागकोश में या मेच्योर जो परागकोश है, मेच्योर एंथर में इसकी जो भित्तियां होती है उन भित्तियों में कुछ परिवर्तन देखने को मिलता है। अपन जानते हैं कि जो परागकोश है उस पर 4 प्रकार की लेयर पाई जाती है, एपिडर्मिस, एंडोथीसियम, मिडिल लेयर और टेपिटम। तो इन परतों में कुछ परिवर्तन देखने को मिलता है। क्या होता है, परागकोश जब परिपक्व हो जाता है तो परिपक्व होने पर परागकोश परिपक्व हो जाता है तो जो भित्तियां हैं, भित्तियों में परिवर्तन होता है। अब क्या परिवर्तन होता है भित्तियों में, जो परागकोश की भित्तियां हैं उनमें सबसे पहले जो इसकी बाहर से तीसरी परत थी, तीसरी जो भित्ति होती है कौन सी, मिडिल लेयर यानी मध्य परत, मध्य परत या मिडिल लेयर। मिडिल लेयर जो है वो क्या हो जाती है, सबसे पहले नष्ट हो जाती है। मिडिल लेयर क्या करती है, अपन को पता है कि मिडिल लेयर जो है वो अल्पकालिक जो कोशिकाएं थी 1 से 3 कोशिकीय परतों से बनी हुई लेयर थी। और उस परत की जो कोशिकाएं हैं वो कैसी थी, पेरेन्काइमेटस थी, यानी कि वो फूड का स्टोर कर रही थी। और फूड का स्टोर करने की वजह से ये क्या करती है, फूड को स्टोर करती है और उस फूड को यानी कि पोषण को संचित करती है। और पोषण को या फिर फूड को ये किसको देती है, टेपिटम को देती है। तो मिडिल लेयर की जो सेल्स होती है ये किसको पोषण देके, टेपिटम को पोषण देने के बाद में क्या हो जाती है, नष्ट हो जाती है। टेपिटम को पोषण देने के बाद में नष्ट हो जाती है। दूसरी उसके बाद अपन बात करें टेपिटम की, तो जो टेपिटम थी, टेपिटम भी यूबिस बॉडी का सीक्रेशन करती है। और यूबिस बॉडी को जब परागकोश परिपक्व हो जाता है मेच्योर एंथर में, यूबिस बॉडी मुक्त होने के बाद में जो टेपिटम की कोशिकाएं हैं वो भी क्या हो जाती है, नष्ट हो जाती है। यानी कि टेपिटम भी यूबिस बॉडीज को, यूबिस काय या यूबिस बॉडीज को मुक्त करने के बाद क्या हो जाती है, नष्ट हो जाती है। तो परतों में जो परिवर्तन हमें देखने को मिलता है, सबसे पहले तो क्या होता है, मिडिल लेयर जो होती है, मध्य परत जो होती है वो टेपिटम की कोशिकाओं को पोषण दे देती है और उसके बाद में खुद नष्ट हो जाती है। और टेपिटम की कोशिकाएं पोषण लेकर के वो पोषण किसको देगी, लघु बीजाणुओं को। टेपिटम की कोशिकाएं जो है लघु बीजाणुओं को पोषण दे देती है और परिपक्व होने के बाद में
यानी कि पराकोष के परिपक्व होने के बाद में टेपिटम की सेल्स जो है वो यूबिस बॉडी बनाती है ये पहले, तो यूबिस बॉडी को ये परिपक्व होने के बाद में मुक्त कर देती है और खुद भी क्या हो जाती है, नष्ट हो जाती है। तो ये तो क्या कर रही थी, टेपिटम को पोषण देगी और नष्ट हो जाएगी। और टेपिटम क्या करेगी, उस पोषण को जिसको मिडिल लेयर से लिया है उसको तो किसको दे देगी, माइक्रोस्पोर्स को, लघु बीजाणुओं को दे देगी। और क्या बनाएगी ये, इसमें अपन ने एक देखा था कि ग्रेन्युलर या ग्रंथिल जो यूबिस, ग्रंथिल जो टेपिटम की कोशिकाएं थी वो क्या बनाती है, यूबिसकाय बनाती है। तो ये यूबिसकाय या यूबिस बॉडीज को मुक्त करने के बाद में ये भी क्या हो जाती है, नष्ट हो जाती है। यानी हम क्या कह सकते हैं अभी कि जो परिपक्व पराकोष है, परिपक्व पराकोष या मेच्योर जो एंथर है उसमें केवल 2 ही परतें पाई जाती है, 2 ही भित्तियां पाई जाती है, 2 ही भित्तियां उपस्थित होती है। वो 2 भित्तियां कौन सी होती है, एपिडर्मिस और एंडोथीसियम, एपिडर्मिस और केवल 2 ही भित्तियां पाई जाती है, एपिडर्मिस और एंडोथीसियम, यानी कि 2 क्या हो चुकी है, यहाँ पर नष्ट हो चुकी। अब यहाँ पर जो 2 परतें नष्ट हो जाती है, इसके अलावा मेच्योर जो परागकोश होता है, यानी कि मेच्योर एंथर में जो अपन कहते हैं कि द्विपालित संरचना होती है परागकोश, उन दोनों पालियों में 4 परागधानियां पाई जाती है। यानी प्रत्येक की जो पाली होती है उसमें 2 कोष्ठक होते हैं, 2 लघु बीजाणुधानियां या परागधानियां होती है। लेकिन मेच्योर होने के बाद में क्या होता है, प्रत्येक पाली की जो परागधानियां होती है, पोलन सेक होती है, वो आपस में फ्यूज हो जाती है, आपस में जुड़ जाती है और संयुक्त होकर के एक ही परागधानी बना लेती है। यानी कि मेच्योर एंथर में 4 नहीं होकर के कितनी परागधानियां बन जाती है, केवल 2 परागधानियां पाई जाती है। यंग एंथर में 4 थी। द्विपालित परागकोश होता है जो चतुकोष्ठीय होता है, यानी 4 पोलन सेक युक्त होता है, 4 परागधानियों या माइक्रोस्पोरेंजियम युक्त होता है। लेकिन मेच्योर होने के बाद में क्या हो जाता है, जो पोलन सेक होती है वो आपस में क्या हो जाती है, फ्यूज हो जाती है, संयुक्त हो जाती है। और मेच्योर एंथर में केवल 2 ही जो है पोलन सेक या लघु बीजाणुधानियां पाई जाती है। क्या होता है, परिपक्व एंथर में क्या पाई जाती है, 2 ही लघु बीजाणुधानियां, लघु बीजाणुधानियां या पोलन सेक पाई जाती है। क्यों 2 ही क्यों पाई जाती है, क्योंकि 2 जो शेष जो 2 है, यानी अपनी ओर की पाली, जैसे एक ये पाली हो गई और एक ये पाली हो गई, तो अपनी ओर की जो पाली की जो लघु बीजाणुधानियां होती है वो आपस में फ्यूज हो जाती है और संयुक्त होकर के, जैसे 2 थी 1 बन गई, इधर 2 थी वो 1 बन गई, तो टोटल कितनी, केवल 2 ही लघु बीजाणुधानियां पाई जाती है। इसके अलावा जो इसकी एंडोथीसियम परत है, एंडोथीसियम जो परत होती है, एंडोथीसियम परत की सेल्स अपन जानते हैं कि आर्द्रताग्राही होती है। जो एंडोथीसियम अंतस्थीसियम जो परत होती है बाहर से दूसरी, उसकी सेल्स कैसी होती है, आर्द्रताग्राही होती है। और आर्द्रताग्राही होने की वजह से क्या होता है, जल की हानि हो जाती है, लॉस ऑफ वाटर हो जाता है। और जल की हानि होने की वजह से जो गर्मियों का सीजन होता है या जब जल की कमी होती है, तो उस दौरान एंडोथीसियम की कोशिकाएं आर्द्रताग्राही होने की वजह से क्या हो जाएगी, इन सेल्स की स्ट्रक्चर में अपन ने देखा था कि इनकी जो कोशिकाएं हैं एंडोथीसियम की जो कोशिकाएं होंगी, उन कोशिकाओं की जो आंतरिक भित्ति होती है, आंतरिक भित्ति और जो अरीय भित्तियां होती है, आंतरिक और अरीय भित्तियों पर तंतुवत स्थूलन पाए जाते हैं। और तंतुवत स्थूलन की वजह से कैसी हो जाती है, मोटी हो जाती है। लेकिन जो इनकी बाहरी भित्ति थी वो कैसी होती है, थिन लेयर होती है, यानी कि पतली होती है, क्योंकि उस पर कोई तंतुवत स्थूलन नहीं था। तो तंतुवत स्थूलन नहीं होने की वजह से वो कैसी होती है, पतली होती है। तो जब जल की कमी होती है तो एंडोथीसियम की जो कोशिकाएं होती है, अंतस्थीसियम की जो कोशिकाएं हैं, उनकी जो बाहरी भित्ति जो कि पतली भित्ति है, उसमें क्या होता है, संकुचन हो जाता है और वो अवतल हो जाती है। ये जो मान लो जैसे ये है तो अरीय भित्तियां हैं और ये इसकी बाहरी भित्ति है, तो इन पे तो क्या है, तंतुवत स्थूलन है, तो इन पर तो जल की कमी का
कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। लेकिन जो बाहरी भित्ति जो पतली है वो कैसी हो जाएगी, इस तरह से अवतल हो जाएगी संकुचित होकर के, जब जल की हानि होगी तब। और इस तरह से जो अवतल होगी, जो इन पे ये जो संकुचित होगी, इस संकुचन की वजह से जो परागकोश है, परागकोश की जो अंतःस्थिशियम की जो भित्ति है उसकी सारी कोशिकाओं पर तनाव उत्पन्न होगा, स्ट्रेस उत्पन्न होगा, तनाव उत्पन्न होगा, यानी खिंचाव उत्पन्न होगा, जिसकी वजह से जो स्टोमियम वाली कोशिकाएं होती है या ओस्ट कोशिकाएं, हमने बात की थी कि अंतःस्थिशियम की जो सेल्स होती है उन पर तंतुवत स्थूलन पाए जाते हैं। लेकिन उसी भित्ति में कहीं कहीं पर कुछ कोशिकाएं ऐसी भी होती है जहां पर ये तंतुवत स्थूलन नहीं होते, उनकी भित्ति कैसी होती है, पतली भित्ति होती है। तो उन कोशिकाओं को कहा था अपन ने स्टोमियम कोशिकाएं। तो जिन स्थानों पर जो पतली भित्ति वाली कोशिकाएं होती है, स्थूलन नहीं पाए जाते, वहां पर जब ये तनाव बढ़ता जाता है तो भित्तियां उनकी टूट जाती है। यानी स्टोमियम वाले स्थान से क्या हो जाता है, अंतःस्थिशियम की जो भित्तियां हैं वो टूट जाती है, और टूटने की वजह से जो परागकोश है वहां से खुल जाता है, और इसी को कहते हैं परागकोश का स्फुटन। जैसे कि ये एक क्या है, परिपक्व परागकोश है, जिसमें क्या होगा, बाकी जो मिडिल लेयर है सबसे पहले नष्ट हो जाएगी। कब नष्ट हो जाएगी, पोषण जो है ये किसको दे देगी, टेपिटम को, और स्वयं नष्ट हो जाएगी। टेपिटम जो है मिडिल लेयर से जो पोषण लेती है उसको तो दे देगी लघु बीजाणुओं को, और जो ग्रंथिल टेपिटम कोशिकाएं हैं वो यूबिस बॉडी को मुक्त करके परिपक्व होने के बाद में, यानी परागकोश जब परिपक्व हो जाता है तो टेपिटम जो है वो यूबिस बॉडी मुक्त कर देती है और स्वयं क्या हो जाती है, नष्ट हो जाती है। यानी कि परिपक्व परागकोश में लास्ट में कितनी लेयर बची, केवल दो, एक तो कौन सी, एपिडर्मिस, और दूसरी एंडोथीसियम। अब एंडोथीसियम परत के बारे में अपन जानते हैं, पहले अपन पढ़ चुके हैं कि एंडोथीसियम जो परत है उसकी जो सेल्स होती है उनकी जो आंतरिक भित्ति और जो अरीय भित्तियां होती है उन पर तंतुवत स्थूलन पाए जाते हैं, जिसकी वजह से वो कैसी होती है, मोटी होती है, थिक होती है। लेकिन जो बाहरी परत वाली भित्ति होती है, उनकी बाहरी जो भित्ति होती है वो कैसी होती है, पतली, क्योंकि उस पर कोई तंतुवत स्थूलन नहीं पाए जाते। लेकिन अपन ने इसमें एक चीज ये भी देखी थी कि जो ये तंतुवत स्थूलन है ये अंतःस्थिशियम की पूरी लेयर पे नहीं होते, बल्कि इसमें कहीं कहीं कुछ कोशिकाएं ऐसी भी पाई जाती है जिन पर ये स्थूलन अनुपस्थित होते हैं, नहीं पाए जाते। और ऐसी कोशिकाएं जिन पर कि ये स्थूलन नहीं थे, जिनकी भित्ति मोटी नहीं होती है, उनको हमने कहा था स्टोमियम या ओस्ट कोशिकाएं। तो स्टोमियम जो या ओस्ट कोशिकाएं जो होती है वहीं से क्या होता है, परागकोश का स्फुटन होता है। अब कैसे होता है, अंतःस्थिशियम की जो अपन ने कहा कि भाई दो भित्तियों पे तो अरीय भित्तियों पे और बाहरी भित्ति पे तो क्या है, स्थूलन है, तो वो तो मोटी है। लेकिन जो बाहर वाली जो भित्ति है, जो पतली भित्ति होती है, थिन लेयर होती है, जब एक इसका गुण होता है अंतःस्थिशियम का कि ये आर्द्रताग्राही होती है, और आर्द्रताग्राही होने की वजह से जब जल की कमी होती है तो बाहरी भित्ति पर क्या बढ़ जाता है, तनाव बढ़ जाता है, स्ट्रेस बढ़ जाता है, और तनाव की वजह से संकुचित होकर के वो क्या हो जाती है, अवतल हो जाती है जल की कमी की वजह से। और अवतल होने से इसमें एक खिंचाव या स्ट्रेस जो उत्पन्न होता है वो पूरी अंतःस्थिशियम पर, यानी कि परागकोश की संपूर्ण भित्ति पर फैल जाता है। और इस तनाव की वजह से जो स्टोमियम वाली सेल्स होती है वहां से परागकोश स्फुटित हो जाता है, परागकोश का क्या हो जाता है, स्फुटन हो जाता है, और जो पराग कण है वो वायुमंडल में मुक्त हो जाते हैं। यानी कि जब पूरी भित्ति पे जो है स्ट्रेस बढ़ेगा, तनाव बढ़ेगा, तो यहाँ पर जो स्टोमियम वाले भाग है यहाँ से क्या हो जाएगा, परागकोश का स्फुटन हो जाएगा, और जो पराग कण है वो क्या हो जाएंगे, वायुमंडल में मुक्त हो जाएंगे, और इसी को हम कहते हैं परागकोश का स्फुटन। तो एंडोथीसियम की जो परत है वो कैसी होती है, आर्द्रताग्राही, और आर्द्रताग्राही होने से क्या होता है, जल की कमी हो जाती है, जल की कमी हो जाती है, और जल की कमी की वजह से क्या होता है, जो ये जो सेल्स होती है इनकी जो बाहरी भित्ति है इस पर क्या होगा, तनाव उत्पन्न होगा, और इस तनाव की वजह से स्टोमियम से क्या हो जाएगा, स्टोमियम या जो ओष्ठ कोशिकाएं हैं वहां से परागकोश का क्या हो जाता है, स्फुटन।
परागकोश का स्फुटन हो जाता है, परागकोश स्फुटित हो जाएगा और जो परागकण है वो वायुमंडल में मुक्त हो जाएंगे। परागकण वायुमंडल में मुक्त हो जाएगी। तो ये था परागकोश का स्फुटन, यानी कि किस तरह से उसकी 2 लेयर पहले क्या हो जाती है, नष्ट हो जाती है। उसके बाद में जो तीसरी भित्ति है वो आर्द्रता ग्राही होने की वजह से जब जल की कमी हो जाती है तो उसकी जो भित्ति की जो कोशिकाएं हैं उस पर तनाव बढ़ता है और उसी तनाव की वजह से स्ट्रोमियम वाले भाग से क्या हो जाता है, परागकोश फट जाता है, टूट जाता है और इसी को कहते हैं परागकोश का स्फुटन, जिससे परागकण जो है वो वायुमंडल में मुक्त हो जाते हैं। अब बात आती है कि जो परागकोश का स्फुटन है ये सभी पादपों में अलग अलग प्रकार से होता है, यानी परागकोश जो फटता है, टूटता है, ये जो है अलग अलग जो है तल से इनमें जो है स्फुटन होता है। तो परागकोश का जो स्फुटन है वो 4 प्रकार का होता है। सबसे पहला अपन देखते हैं अनुलंब या लॉन्जिट्यूडनल या लंबवत स्फुटन। इसमें क्या होता है, जो परागकोश है, जैसे ये परागकोश है और ये परागकोश की दोनों पालियां हैं, तो परागकोश का जो स्फुटन है वो लंबवत होता है, जैसे दोनों जो पालियां हैं वो इस तरह से लंबवत रूप से स्फुटित होती है। यहाँ से जो स्फुटन होगा वो लंबवत होगा, इसको कहते हैं लंबवत या अनुलंब स्फुटन, लॉन्जिट्यूडनल स्फुटन। और ये किस में होता है, कैप्सुला पादप में या फिर मालवेसी कुल के जो पादप है, धतूरा, कपास, इनमें कैसा स्फुटन पाया जाता है, लंबवत या अनुलंब स्फुटन। जो दूसरा स्फुटन है वो होता है छिद्रित या पोरस स्फुटन। छिद्रित या पोरस स्फुटन में क्या होता है, जो परागकोश है, परागकोश के शीर्ष भाग पर, परागकोश की जो पालियां हैं उनके शीर्ष भाग पर छिद्र बनते हैं, पोर बनते हैं। एपिकल जो लेयर होती है, एपिकल पार्ट में क्या बनते हैं, पोर बनते हैं, छिद्र बनते हैं। इनसे क्या होता है, यहाँ से परागकण जो है वो बाहर वायुमंडल में निकल जाते हैं। यानी स्फुटन जो है वो छिद्र के रूप में होता है और वो भी कहाँ पर होता है, शीर्ष पर होता है। और ये पाया जाता है मकोई में, यानी सोलेनम नाइग्रम में, सोलेनम नाइग्रम या मकोई में कैसा स्फुटन होता है, पोरस या छिद्रित स्फुटन। तीसरा जो है वो है अनुप्रस्थ स्फुटन, यानी ट्रांसवर्स स्फुटन। ट्रांसवर्स या अनुप्रस्थ जो स्फुटन है उसमें क्या होता है, जो ये अनुलंब में तो क्या हो रहा था, लंबवत इस तरह से स्फुटित हो रही थी, और जो ट्रांसवर्स या इसमें क्या होगा, ये जो है इस तरह से स्फुटन होगा इसमें ट्रांसवर्स रूप में, यानी इस तरह से यहाँ से ये जो है परागकोश की जो पालियां हैं, परागकोश जो है यहाँ से स्फुटित हो जाता है, यानी अनुप्रस्थ रूप से स्फुटित होता है। और ये पाया जाता है तुलसी में, ओसिमम सैंक्टम में। चौथा जो है वो है कपाटीय। कपाटीय स्फुटन में क्या होता है, जो परागकोश है उस पर कपाट उत्पन्न होते हैं, चेम्बर या कपाट से बनते हैं और वो कपाट जो है इस तरह से स्फुटित हो जाते हैं। जैसे ये कपाट यहाँ पर बना और ये कपाट जो था ये इस तरह से इधर स्फुटित हो गया, ये कपाट जो है उधर, यानी कपाट बनते हैं और ये कपाट जो है बाहर स्फुटित हो जाते हैं, कपाट के रूप में बाहर खुलता है परागकोश, ये कहलाता है कपाटीय स्फुटन। ये होता है बारबेरिज। तो ये था परागकोश का स्फुटन। थैंक यू फॉर वॉचिंग।